Hello students, I am again back with part 3 of chapter number 2, The Age of Revolutions. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 3 का जो वीडियो है बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम नेपोलियन बोनापार्ट को डिस्कस करेंगे। बेटा यहाँ तक हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट से। तो जो बोनापार्ट थे इनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो था 15 अगस्त 1769। कब जन्मे हमारे बोनापार्ट? 15 अगस्त 1769 को। कहाँ पर? कौशिका में। इनकी जो मदर थी उनका नाम था रामोलिनो और पापा का नाम था कार्लो। सो मदर नेम वॉज रामोलिनो, फादर नेम वॉज कार्लो बोनापार्टे। और जो फादर थे कार्लो बोनापार्ट वो एक बहुत ही फेमस लॉयर थे। हमारे नेपोलियन बोनापार्ट की जो स्टडी हुई वो मिलिट्री स्कूल में हुई, ब्रियन में और पेरिस में। इन्हें रॉयल आर्टिलरी ऑफ फ्रांस में भी अपॉइंट किया गया था। ठीक है। सो डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1769, मदर रामोलिनो, पापा कार्लो जो कि एक लॉयर थे। इन्होंने मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई की। कहाँ पर? ब्रियन और पेरिस में। फिर इन्हें अपॉइंट किया गया रॉयल आर्टिलरी ऑफ फ्रांस में। और बेटा ये शुरू से बहुत मेहनती थे, तो ग्रेजुअली जिस भी पोजीशन पे इनका अपॉइंटमेंट हुआ उससे ये आगे आगे और आगे की तरफ बढ़ते ही गए। ही कंसिस्टेंटली रोज इन पावर इन मिलिट्री में धीरे धीरे करके इनकी पावर बढ़ती गई। कब? फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। और ये फर्स्ट कॉन्सूल बने। ठीक है, ये क्या बन गए? फर्स्ट कॉन्सूल बन गए 1799 में। ठीक हुई बात। रॉयल आर्टिलरी ऑफ फ्रांस में अपॉइंट हुआ। फिर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो कंटिन्यूसली इनकी पावर रोज करती गई। फिर ये फर्स्ट कॉन्सूल बन गए 1799 में। अ टाइटल ही हेल्ड टिल 1804। और ये जो टाइटल था फर्स्ट कॉन्सूल का ये इनके पास रहा 1804 तक। When he became the emperor of France, और 1804 में इन्होंने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। ही रिमेन द एम्प्रर। और ये एम्प्रर कब तक रहे? 1415 तक ये एम्प्रर रहे। ठीक हुई बात। तो फर्स्ट कॉन्सुल बने थे 1799 में। फिर उसके बाद कॉन्सुल कब तक रहे? 1804 तक। उसके बाद इन्होंने अपने आप को एम्प्रर घोषित कर दिया। और फिर एम्प्रर कब तक रहे? 1815 तक। नेपोलियन एक बहुत बड़े मिलिट्री जीनियस थे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया शासक भी थे, एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। इन्हें जाना जाता है या याद किया जाता है एम्बिशियस मैन की तरह। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थे, एम्बिशियस थे। ठीक है, वो चाहते थे कि पूरे यूरोप पे फ्रेंच रूल एस्टेब्लिश हो जाए। नेपोलियन चाहते थे कि उनका जो रूल है, उनकी कंट्री फ्रांस का जो रूल है वो पूरे यूरोप पे एस्टेब्लिश हो जाए। फॉर दिस ही लेड फ्रांस इन मेनी वॉर्स। और इन्होंने भी फ्रांस की आर्मी की हेल्प से बहुत सारे वॉर किए। मतलब फ्रांस की आर्मी क्या, इनकी आर्मी से बहुत सारे वॉर पूरे यूरोप में करवाए, क्योंकि इसका सपना था यूरोप विजेता बनने का, यूरोप को जीतने का। इन्होंने ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर किया एंड डिफीटेड इट इन 1805। 1805 में ऑस्ट्रिया को डिफीट कर दिया। 1805 में बैटल ऑफ ऑस्ट्रिलिट्स हुई। फ्रांस और कंबाइंड फोर्सेस ऑस्ट्रिया और रशिया की। ऑस्ट्रिया और रशिया साथ में आए और किससे लड़े? फ्रांस से, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट से लड़े। कहाँ पर? बैटल ऑफ ऑस्ट्रिलिट्स में। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? 1805 में क्या हुआ? बैटल ऑफ ऑस्ट्रिलिट्स, जिसमें एक साइड फ्रांस था, दूसरे साइड ऑस्ट्रिया और रशिया की कंबाइंड फोर्सेस थी। फिर फ्रांस ने 1806 में प्रूशिया को हरा दिया। प्रूशिया भी हार गया 1806 में। ये जो इमेज है ये बैटल ऑफ ऑस्ट्रिलिट्स की है। फिर फ्रांस ने 1807 में रशियन आर्मी को भी हराया। फिर वहाँ पर हारने के बाद एक ट्रीटी साइन होती है, जिस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ टिल्सिट। किसके साथ साइन होती है? अलेक्जेंडर वन के साथ साइन होती है। द जार ऑफ रशिया इन 1807। जार का मतलब होता है किंग, राजा, मनाक। तो जो रशियन जार थे, रशियन राजा थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वन, उसके साथ नेपोलियन ट्रीटी साइन करता है, ट्रीटी ऑफ टिल्सिट। ठीक है, रशियन आर्मी नेपोलियन से कब हार चुकी थी? 1807 में। रशिया के राजा उस टाइम कौन थे? 1807 में अलेक्जेंडर वन, उनके साथ ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ टिल्सिट। फिर इसने इटली, स्पेन, हॉलैंड और जर्मनी के खिलाफ भी लड़ाई छेड़ दी।
ठीक है। फिर इन्होंने एक कन्फेडरेशन बनाया, कन्फेडरेशन ऑफ द राइन, जिसमें सारे जर्मन स्टेट्स थे, सिर्फ प्रूशिया और ऑस्ट्रिया नहीं था। ठीक है। ही क्रिएटेड द कन्फेडरेशन ऑफ राइन, जिसमें कि सारे जर्मन स्टेट थे, सिर्फ कौन नहीं था, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। फिर इसने बेल्जियम को एनेक्स किया, नाइस, सेवे, जेनुआ, डेलमाटिया और क्रोशिया, ये सब भी किसके कंट्रोल में आ गए, नेपोलियन के। बेल्जियम को एनेक्स किया, नाइस को एनेक्स किया, सेवे को एनेक्स किया, जेनुआ को एनेक्स किया, डालमाटिया को एनेक्स किया, क्रोशिया को एनेक्स कर लिया। बहुत सारी टेरिटरीज जो यूरोप की थी अब बोनापार्ट के कंट्रोल में आ गई थी। अल्टीमेटली किस कंट्रोल में थी, फ्रेंच कंट्रोल में थी। ठीक है। देखो नेपोलियन की इच्छा ये थी कि उसका जो फ्रांस है, उसका जो नेशन है, उसकी जो कंट्री है, वो सेंटर बन जाए यूरोप का। किसकी वजह है, ब्रिटेन की वजह। देखो ब्रिटेन एक टाइम ऐसा था जब ब्रिटेन का ही बोलबाला था, तो वो चाहता था ब्रिटेन का बोलबाला कम हो जाए, मेरे फ्रांस का बोलबाला बढ़ जाए, पूरे यूरोप में सेंटर बन जाए फ्रांस। वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था जो सेंट्रल पोजीशन ब्रिटेन को मिली हुई थी यूरोप में। ठीक है। यूरोप में क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा नाम था। इस नाम को पसंद बिल्कुल नहीं करते थे नेपोलियन। वो चाहते थे कि ब्रिटेन की जगह किसका नाम होना चाहिए, फ्रांस का। वो ब्रिटेन को क्या कहता था, नेशन ऑफ शॉपकीपर्स। और सही बात भी थी। शॉपकीपिंग के अलावा ब्रिटेन ने किया ही क्या है, नेसेसरी रूल किया है, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया है। तो ये ऑफन कॉल्ड ब्रिटेन अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स। उसने वॉर किया ब्रिटेन के अगेंस्ट में भी। किसने, नेपोलियन ने। और ये जो बैटल था इसको कहते हैं बैटल ऑफ ट्रफलगर, जो 1805 में हुआ, जहाँ पर इंग्लिश की जो नेवी थी उसे हेड कर रहे थे एडमिरल लॉर्ड नेल्सन, राउटेड द फ्रेंच नेवी। बेटा ध्यान से सुनना, बैटल ऑफ ट्रफलगर में क्या हुआ, ये कब हो रहा था, 1805 में हुआ था। यहाँ पर इंग्लिश नेवी को हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे एडमिरल लॉर्ड नेल्सन, और इन्होंने फ्रांस की आर्मी को यहाँ पर हरा दिया था। राउटेड द फ्रेंच आर्मी, मतलब फ्रेंच आर्मी हार गई। बोनापार्ट का डिक्लाइन चालू हो गया था 1812 के बाद। ठीक है। इसने रशिया को इन्वेड करने की कोशिश की विंटर में 1812 में। 1812 या 1812 के बाद जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उसका जो राइज था वो फॉल में चेंज होने लगा धीरे धीरे। ग्रेजुअली उसकी पावर डिक्लाइन करने लगी। इसने एक और गलती की 1812 में, किसको इन्वेड करने की कोशिश की, रशिया को। रशिया की ठंडियाँ इतनी भयंकर होती है कि हम लोग तो मतलब जो उस ठंडी से वाकिफ़ नहीं है वो उसको झेल नहीं सकता। ये उसकी ग्रेव मिस्टेक थी, सबसे बड़ी गलती थी, ब्लंडर मिस्टेक थी। इसकी जो बहुत बड़ी आर्मी थी वो पेरिश कर गई बिटर कोल्ड के कारण। देखो रशिया की ठंड से कोई नहीं लड़ सकता। एक तो इतनी बड़ी ज्योग्राफी रशिया के पास है, इतना बड़ा लैंड एरिया उसके पास है कि रशिया को इन्वेड करना वैसे ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये गलती हिटलर करेगा वर्ल्ड वॉर 2 में, जो पहले नेपोलियन कर चुका था। नेपोलियन, तभी हम बोलते हैं ना इतिहास से कुछ सीखना चाहिए, हिस्ट्री से कुछ सीखना चाहिए। नेपोलियन जो खुद फ्रांस का था, जिसने इतने बड़े एरिया को यूरोप में जीत लिया था, वो भी रशिया की ठंड से हार गया। तो जर्मनी के हिटलर को कुछ तो सीखना चाहिए था ना इससे। उसने कुछ नहीं सीखा, उसने भी ठंडियों में इन्वेट करने की कोशिश की। किसको, रशिया को। फूड शॉर्टेज की वजह से इनकी आर्मी एडवर्सली इफेक्ट हुई, और जो नेपोलियन की रेपुटेशन धीरे धीरे करके पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। और इस वीकेंड पोजीशन का एडवांटेज लेते हुए जितनी भी राइवल आर्मीज थी फ्रांस की, जैसे स्वीडन, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, कौन कौन सी आर्मी बेटा, स्वीडन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया की आर्मी ने एक प्रॉपर अलायंस बना लिया कि भैया चलो अब हम मिल के किसको हराएंगे, नेपोलियन को हराएंगे। और ये वॉर कहाँ हो रही थी, लिप्सिक में ये वॉर हुई 1813 में। रशिया से हारने के बाद नेपोलियन की रेपुटेशन ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी। उसका जो राइस वाला टाइम था वो ख़त्म हो गया। इस पोजीशन, इस वीकेंड पोजीशन का एडवांटेज उठाया उसकी राइवल आर्मीज़ ने, जो थी स्वीडन, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया। इन्होंने एक अलायंस बना लिया, एक गठजोड़ बना लिया और फ्रांस को हराने की कोशिश की। कब, बैटल ऑफ लिप्सिक में, जो हो रहा था 1813 में। फ्रांस वॉज ऑक्यूपाइड इन 1814 बाय अलाइड फोर्सेज, और अलाइड फोर्सेज ने 1814 में फ्रांस को ऑक्यूपाई कर लिया। नेपोलियन को एग्जाइल में भेज दिया एल्बा आइलैंड पे। नेपोलियन ने एक स्मॉल आर्मी की हेल्प से वापस से बेल्जियम की तरफ मूव किया। ही वॉज डिसाइसिवली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। अभी भी नेपोलियन ने हार नहीं मानी। एल्बा में उसको भेजने के बाद भी उसने वहाँ पर एक छोटी सी आर्मी तैयार की, बेल्जियम की तरफ वापस आया, पर फिर उसे यहाँ पर भी हार मिली। कहाँ पर,
मतलब बैटल ऑफ वाटरलू में वो वापस से आ रहा है 1815 में, ठीक है। जो लॉरेंस माउंट है बेल्जियम में, वो कमोमरेट करता है बैटल ऑफ वाटरलू को। तो बैटल ऑफ वाटरलू को कमोमरेट करने के लिए क्या बनाया, लॉरेंस माउंट। इस टाइम जब एग्जाइल पे भेजा किसको, नेपोलियन को, तो कहाँ भेजा, आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना, और वहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है। ऐसे बोलते हैं उसको स्टमक कैंसर था, स्टमक कैंसर से इसकी 1821 में हो जाती है डेथ। ये है लॉरेंस माउंट, दिख रहा है ना ये लॉरेंस माउंट। डिड यू नो सेक्शन अब हम पढ़ेंगे। डिड यू नो सेक्शन, जैसे मैंने बोला ना कि बेटा उससे स्टमक कैंसर था, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं। तो देखो नेपोलियन बोनापार्टे हमेशा जब भी उसकी फ़ोटो आती थी, पिक्चर्स जो आती थी, उसमें ऐसे दिखाते थे कि उसका जो एक हैंड है वो हमेशा देखो इस पोजीशन में रखा रहता था और एक हैंड ऐसे फ्री होता था। तो हिस्टोरियन सजेस्ट करते हैं कि ये एक्यूट स्टमक एक्स से सफ़र करता रहता था पूरी एडल्ट लाइफ में। ही ट्राइड टू एज हिज पेन बाय होल्डिंग हिज एब्डोमेन, और वो अपने पेट को पकड़े एक हाथ से इसलिए रहता था कि शायद उसको कोई रिलीफ मिलता होगा, उसको अपने हाथ को पेट पे रखने के ऊपर से। तो ये जो बात है मान सकते हैं कि हो सकता है भाई उसको स्टमक कैंसर हो या नहीं हो। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं उसको स्टमक कैंसर था, कुछ इस फोटो का अंदाज़ा लगा के कुछ भी कहते हैं। चलो ठीक है, हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, साथ ही चैप्टर भी होता है यहाँ पे ख़त्म।